ब्रेक के बाद लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं, अब से थोड़ी देर बाद कभी भी पोस्टमार्टम शुरू हो सकता है। 8 बजे का समय दिया गया था कि पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। मुख्तार अंसारी का बेटा और वकील मुख्तार अंसारी के शव को लेंगे। पोस्टमार्टम के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। जब शव सौंप दिया जाएगा उसके बाद लेकर जाया जाएगा उसके शव को गाजीपुर। मुख्तार अंसारी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अब से थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है। 5 डॉक्टरों की टीम वहां पर तैनात है जो कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंप दिया जाएगा। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में गाजीपुर उसके शव को लेकर जाया जाएगा। बांदा से गाजीपुर पहुंचने में करीब 6 घंटे का आसपास का समय लगता है और इस पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। पिछले 18 सालों से मुख्तार जेल में बंद, लेकिन योगी सरकार में पिछले 1.5 सालों में जबरदस्त तरीके से इसके खिलाफ एक्शन हुआ है। 7 मामलों में सजा सुनाई गई जिसमें उम्र कैद तक की सजा शामिल है। मुख्तार के खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज हैं। उसके गैंग के 292 सहयोगियों के खिलाफ, यानी जो उसके गुर्गे रहे हैं, करीब 292 लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। 160 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 186 लोग पकड़े भी गए, कई जेल भी भेजे गए। 5 शूटर मुख्तार अंसारी के गैंग के जो माने जाते रहे वो अलग अलग एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। करीब 500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त किया है सरकार ने। कितना पुराना है और क्या यहीं पर इनको दफन किया जा रहा है? हाँ, क्या प्रक्रिया है? दफन यहीं पे किया जाएगा और ये काफी पुराना कब्रिस्तान, इनके खुद का अपना निजी कब्रिस्तान है। हाँ, इनमें जितने इनके खानदान के लोग दुनिया से जा चुके हैं, सारे लोगों को इसी में सुपुर्द खाक किया गया है और विधायक जी को भी इसी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वो जगह कौन सी होगी? क्या जो जहाँ पे 4 ईंटें लगी है? जी जी, वही जगह है। 4 ईंटें जो रखा हुआ है उसको नापी किया गया है, वहीं पे खाना जाएगा। कितने बाई कितने का कब्र है, कितनी गहराई होगी, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल? वो लगभग 6.5-7 फुट लंबाई रहेगा और 3 से 3.5 फुट चौड़ाई रहेगा उसका और लगभग 5-5.5 फुट गहराई रहेगा उसका। जी। अच्छा, 2 भाग में रहता है। आप कब्र खोदने वाले हैं? नहीं। अच्छा, ये बताइए कितना समय लग जाएगा लगभग? अरे करीब लग जाएगा 3-4 घंटा। 4 घंटे से ऊपर ही लगेगा। 4 क्या, हमको लगता है 5-6 घंटा लगेगा कब्र को खनने में। 5-6 घंटा लगेगा। 5-6 घंटे? जी जी जी, 5-6 घंटा मिनिमम लग जाएगा। तो इसके बाद ही फिर? जी जी जी, अब वो वहाँ से पहले रिलीज हो तब तो साहब, अभी बॉडी ही नहीं मिली हमको तो क्या बताएं। फिलहाल हम तैयारी अपना रख रहे हैं, बॉडी मिलेगी तो सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त जो समय है वो कितना अफसोस ये बात कहने लायक नहीं है सर। हम लोग बहुत गमजदा इस समय है, बहुत हम लोग के दिल में दर्द है उनके प्रति, क्योंकि वो अब उनकी हम किस तरह हम लोग तारीफ करें। लोग जो हैं इनके बारे में अदर पार्टी वाले कुछ भी कहें, कुछ भी सुने, लेकिन रियली में ये गरीबों के मसीहा थे और इनकी फैमिली में जितने लोग हैं सारे लोग आज भी हैं, कल भी रहेंगे, आने वाले कल में भी रहेंगे वो लोग। ये कालीबाग का कब्रिस्तान कहा जाता है? जी सर। बिल्कुल, देखिए ये कालीबाग का कब्रिस्तान है और यहाँ से लेकर फाटक तक जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ा पड़ा है। हर कोई अपने जो पूर्व विधायक हैं, जो अपने नेता रहे हैं, उनको अंतिम श्रद्धांजलि, अपने अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी जो उनका शव है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है। बावजूद इसके जो लोग हैं वो सुबह से ही न सिर्फ फाटक बल्कि इस कब्रिस्तान में भी एक तरीके से जमे हुए हैं। तो अब देखना यह है कि उनका शव कब यहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया कब शुरू होती है। हालांकि इस बीच में जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कब्र को खोदने में लगभग 3 से 4 घंटे का जो वक्त है वो लग सकता है और इसके लिए अभी से जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जो कब्र खोदने के जो लोग होते हैं, जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और इसके पहले हमने देखा था कि जो खुद मन्नू अंसारी वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए जो कब्र की जगह है उसको अपने परिवार के अन्य लोगों से साझा किया था, उनसे बात की कि आखिर कब्र कहाँ खोदी जाए। तो बाद में तय ये हुआ कि जहाँ पर उनके पिताजी की कब्र है उसकी कब्र के ठीक पीछे ही जो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी है उनकी कब्र खोदी जाएगी। गाजीपुर से अतिकेश। तो आशुतोष की रिपोर्ट आप देख रहे थे उस कालीबाग कब्रिस्तान से, जहां पर अंसारी परिवार के लोग जब उनका इंतकाल हो जाता है उनको दफनाया जाता है। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कब्र खोदे जाने की तैयारी शुरू हो गई है। जगह को चिन्हित कर लिया गया है कि किस जगह पर कब्र खोदी जाएगी। करीब 6 से 6.5 फीट लंबी होगी, 3 से 3.5 फीट जो है चौड़ी होगी और जो
जहां पर पिता को दफनाया गया था, उसी कब्र के ठीक बगल में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। ये जानकारी आपने देखी है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यानी 2 लेवल पर तैयारियां हैं। एक तो गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में जो कालीबाग का ये कब्रिस्तान आपके सामने है, यहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाने की तैयारी है। यहां पर कब्र खोदने की तैयारी शुरू हो गई है। अगले 3 से 4 घंटे लगेंगे कब्र को तैयार करने में। वहीं दूसरी ओर इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है बांदा में, जहां पर 8 बजे का समय दिया गया था कि 8 बजे के आसपास पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। इससे पहले पंचनामा भरने की प्रक्रिया चल रही थी। 5 डॉक्टरों का पैनल वहां पर मौजूद है जो कि पोस्टमार्टम करेगा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूं, लेकिन अभी तक के पूरे घटनाक्रम को इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होना है, लेकिन ये तस्वीर जो आप स्क्रीन के एक हिस्से में सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये देर शाम की तस्वीर है, जब एम्बुलेंस के जरिए जेल से लेकर आया गया था मुख्तार अंसारी को। सफेद कपड़ों में ढका हुआ था उसका शरीर, एक हाथ नीचे झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी ये लगने लगा था कि सभी कुछ ठीक नहीं है। बाद में जो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है उसमें मुख्तार अंसारी के मरने की जानकारी दी जाती है। मुख्तार के घर पर लगातार लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कब्रिस्तान में तैयारी चल रही है। यूपी में पुलिस का बड़ा पहरा है। पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धारा 144 लगा दी गई है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या पंचनामा भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? 8 बज चुका है। क्या पोस्टमार्टम कितनी देर में शुरू होगा, क्या जानकारी है? देखिए राकेश, समय तय किया गया था कि 8 बजे पीएम शुरू हो जाएगा और अभी जो जानकारी मिल पाई है, अंदर से मजिस्ट्रेट पहुंच गए हैं। पंचनामे की प्रोसेस लगभग खत्म होने वाली है और लगभग 8:15 ये वो समय है जब पीएम शुरू हो जाएगा। मजिस्ट्रेट की निगरानी रहेगी, वीडियोग्राफी होगी, 5 डॉक्टरों का पैनल रहेगा, 2 डॉक्टर पीएम करेंगे और उसके बाद लगभग ये प्रोसेस 2 घंटे चलेगी। तो 10 बजे वो समय जब पीएम हो जाएगा, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उमर अंसारी को ये बॉडी सौंप दी जाएगी। मनीष, कुछ खबर लेकर आए, कब पहुंचेगा उमर अंसारी? उमर अंसारी को लगभग उन्होंने 8 या 8:30 बजे के बीच पहुंचने का समय दिया गया था। उमर ने कल बाइट में भी बोला, माइक कैमरे के सामने भी, कि 8 या 8:15 8:30 बजे के बीच में पहुंचूंगा। और जिस तरह से जिला प्रशासन ने मुझसे कहा है कि 8 और 8:30 बजे आप आ जाइएगा, उसके बाद पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। तो 8 से लेकर 8:30 के बीच उमर अंसारी भी मौजूद रहेगा। मनीष, आपके साथ बांदा के जो मनीष हैं, जो कि लगातार वहां पर रहकर खबरें और तस्वीरें उन्होंने पहुंचाई हैं, उनसे जरा आप बातचीत भी करिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा कि पूरे बांदा का जो मेडिकल कॉलेज है, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाना है, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, कैसे वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, पुलिस को कैसे अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही आप मनीष से इस बात की भी चर्चा करते रहिए कि बांदा जेल में कभी आने से डरता था मुख्तार अंसारी, फिर यहां से वो पंजाब जाता है अर्जी दायर करके। यूपी सरकार, योगी सरकार जब आती है तो उसे वापस लेकर आती है, इसलिए कि उसके खिलाफ कई मामले हैं। पंजाब में रहकर उन सभी मामलों में ट्रायल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी बांदा में 1-1.5 साल तक कोई जेलर चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं होता है। मुख्तार अंसारी जब आता है तो इस जेल के आसपास कैसे उसके गुर्गे आकर रहने लगते हैं, जरा आप इस पर मनीष से बातचीत करिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिए। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट, एसएसबी के जवान तैनात है। मनीष, हमने देखा कि मुख्तार अंसारी बांदा आने से डर रहा था। पंजाब बड़ा सुरक्षित पनाहगार बना हुआ था और जब बांदा आया तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी उसकी। इसका मेन कारण है जिस तरीके से बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार में योगी का तो खौफ है ही है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये बोलें कि जो आतंक के कायम किए हैं या जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं योगी जी का डर है। और जिस तरीके से उनको पंजाब जेल में काफी सुरक्षा मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, पंजाब जेल में जिस प्रकार की सुविधाएं उनको मिलती थी, उस प्रकार की सुविधाएं बांदा जेल में नहीं दी जाती थी और उनपे काफी ही शिकंजा कस के उनको जेल के अंदर रखा जाता था। जब मुख्तार आता था 2 बार वो यहाँ पे रहा और उस वक्त मुख्तार के गुर्गे पहले पहुंच जाते थे। असफा अंसारी के भी यहाँ बांदा में किराए पर घर लेकर रहने की चर्चा बहुत। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि मुख्तार का कनेक्शन बांदा में कई लोगों से है, परंतु जिला प्रशासन ने काफी उस पर सख्ती बरती और उन पर शिकंजा कसने का काम किया, जिस वजह से जो गुर्गे हैं अब वो सक्रिय नहीं है, अंदरूनी हैं गुर्गे अभी भी हैं, उनके करीबी भी अभी हैं जो खुलकर नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है जिला प्रशासन पहले जो जेल प्रशासन पर दबाव बना लिया करते थे, मनमानी किया करते थे, जब चाहे मिलना, घर का खाना मुहैया कराना, वो चीजें अब योगी राज में असंभव हो गई। योगी राज में बिल्कुल असंभव है। पहले तो जेल में सभी सुविधाएं उनको मिलती थी, खाने का भी सामान बाहर जाता था, लोग उनके जो यहाँ शुभचिंतक थे वो सामान लेकर जेल में जाते, तो जेल में वो दबदबा उसका कायम था कि जेल में किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके खिलाफ बोल दे या। ठीक है मनीष, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।
जेल में उसके ऐश के, उसकी सुविधाओं के एक किस्से नहीं है, उस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है रूट प्लान को लेकर। बांदा से आखिरकार मुख्तार अंसारी के शव को लेकर किस रास्ते से गाजीपुर पहुंचा जाएगा, इसका रूट प्लान तैयार किया जा चुका है। करीब 400 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है। 400 किलोमीटर के इस स्ट्रेच पर 26 गाड़ियां होंगी। उसके इस काफिले में बांदा से फतेहपुर, कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में एंट्री होगी। परिवार के लोगों की गाड़ियां भी काफिले के बीच में चलेंगी, यानी पूरा एस्कॉर्ट किया जाएगा बांदा से गाजीपुर के इस रूट पर। और 26 गाड़ियों का काफिला मनीष होगा और परिवार की गाड़ियों को बीच में रखा जाएगा। एक लंबा रूट है, 400 किलोमीटर, और करीब माना यह जा रहा है कि 5 से 6 घंटे लगेंगे। न सिर्फ 26 गाड़ियों का काफिला, बल्कि इस पूरे रूट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। देखिए बिल्कुल राकेश, 26 गाड़ियों का काफिला होगा, सिक्योरिटी होगी, बॉडी जो एम्बुलेंस में यहां से रवाना होगी उसमें एम्बुलेंस में उमर अंसारी होगा। उमर अंसारी ने कहा है कि वो अपने पिता के साथ एम्बुलेंस में बैठकर पहुंचेंगे और जगह जगह यहां से फतेहपुर, कौशाम्बी होते हुए बनारस और बनारस से गाजीपुर, ये वो रूट तैयार किया गया है जहां से ये काफिला होकर गुजरेगा। हर जगह पुलिस की निगरानी रहेगी, चूंकि मुख्तार अंसारी का दबदबा इस इलाके में रहा है, तो ऐसे में उसके सपोर्टर, उसके जो समर्थक लोग हैं वो उसे देखने पहुंच सकते हैं, भीड़ इकट्ठी हो सकती है। तो इसका खास ख्याल जो संबंधित रूट पर जो थाने पड़ेंगे उनके जो पुलिस अधिकारी हैं उनको रखने को कहा गया है कि वो निगरानी रखें कि कहीं भीड़ जमा ना होने पाए। और तय समय में 10 बजे अगर काफिला निकले तो तय समय में गाजीपुर तक पहुंचे और फिर वहां पर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसे पूरा कराया जाए। तो पुलिस की पूरी तैयारी इसी के हिसाब से की गई है। भले उमर अंसारी को सौंप दिया जाएगा, लेकिन पुलिस डिप्लॉयमेंट उस काफिले के साथ रहेगा और गाजीपुर में जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां पर गाजीपुर पुलिस पहले से तैयार है। पहले से कब्रिस्तान का दौरा वहां के अधिकारियों ने कर लिया है। भीड़ कहीं भी नहीं रहेगी, इसकी पूरा बंदोबस्त करने के अगर जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा पुलिस वहां पर डिप्यूट करनी पड़े, उसके भी निर्देश डीजीपी मुख्यालय की ओर से दिए गए थे, तो वो तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। तो बस इंतजार हो रहा है कि पीएम की प्रोसेस शुरू हो जाए। उमर अंसारी यहां पर पीएम की प्रोसेस के दौरान पहुंच जाएगा, उसके बाद पीएम की प्रोसेस शुरू होगी और लगभग 10 बजे के बाद शव को हैंडओवर करके यहां से काफिला रवाना हो जाएगा। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आते हैं और जैसे कोई नई जानकारी होती है आप हैंड वेव करिएगा, मैं तुरंत आपके पास लौट कर आता हूं। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सबसे थोड़ी देर पहले मनीष चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से योगी सरकार में एक्शन शुरू हुआ। पिछले 18 सालों से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। 2005 में जो मऊ में दंगे हुए थे उसके बाद से लगातार वो सलाखों के पीछे, अलग अलग जेलें बदलती रहीं, लेकिन वो जेलें उसके लिए बड़ी असुरक्षित पनाहगार के तौर पर रही। वहीं से वो अपना नेक्सस ऑपरेट करता रहा। जेल में रहते हुए उस पर मर्डर के 8 केस दर्ज हुए, यानी जेलों से किस तरीके से उसका साम्राज्य चलता रहा ये बताने के लिए काफी है। लेकिन पिछले 1.5 सालों में उसके खिलाफ ज्यादा पुरजोर तरीके से एक्शन होता है। ना सिर्फ उसे 7 केस में सजा सुनाई जाती है, उसे 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही उसके पूरे गैंग पर एक्शन होता है। 150 से ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं, कुछ का एनकाउंटर होता है। 500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की जाती है मुख्तार अंसारी की। उसके आर्थिक साम्राज्य को भी नेस्तनाबूद किया जाता है। कुल मिलाकर कहें अगर राकेश, तो बाबा ने यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से 7 सालों के दौरान पूरा का पूरा जो तिलिस्म है मुख्तार अंसारी का उसको तोड़ दिया। तोड़ने के साथ ही जो उसका गुरूर था उसको भी तोड़ने का काम किया। जिस पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी की सल्तनत हुआ करती थी, उसकी तूती बोला करती थी, उसी इलाके में मुख्तार अंसारी को लेकर न सिर्फ पुरजोर तरीके से कार्रवाई की गई, बल्कि एक नजीर भी पेश किया गया कि किस तरीके से अगर शासन सत्ता साथ हो, अगर मजबूती से काम करे तो शायद जो ये पूरा जो तिलिस्म है उसको तोड़ा जा सकता है। अगर योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें तो पिछले 17 महीनों के दौरान हमने देखा था कि अदालतों के अंदर जिस तरीके से घेराबंदी की गई उसकी की बदौलत कुल 8 जो मामले थे उनमें मुख्तार अंसारी को सजा हुई थी और इनमें से 2 ऐसे केस थे जिसमें बाकायदे उम्र कैद तक की भी सजा हुई थी। जबकि इसी मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो पहले की स्थितियां कुछ अलग हुआ करती थी। पहले अदालतों के अंदर उनके खिलाफ जो गवाह थे वो गवाही देने से एक तरीके से डरते थे, उनसे बचते थे, क्योंकि उनके गुर्गे नशे जो जेल के बाहर मौजूद रहा करते थे वो डराते थे, धमकाते थे। अगर किसी ने गवाही देने की हिम्मत की तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता था। जैसा कि हमने मन्ना सिंह जो मऊ का मन्ना सिंह हत्याकांड था उसमें देखा भी था कि जो मन्ना सिंह हत्याकांड के जो मुख्य गवाह थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो कुछ ऐसे ही जो केस थे उसमें भी कुछ यही हाल हुआ करता था, जिसकी वजह से जो गवाह थे वो अदालतों के अंदर गवाही से बचते थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की
सरकार आई तो इसके बाद से जो ट्रायल का जो दौर था वो शुरू हुआ। गवाहों को भरपूर सुरक्षा मुहैया कराई गई, जिसकी वजह से उनके अंदर जो डर था वो खत्म हो गया। खुलकर जो लोग थे वो मुख्तार अंसारी के सामने आते गए और एक एक कर गवाही देते गए, जिसकी वजह से कुल 8 मामलों में उनको सजा हुई। और कहा यह जा रहा है कि अगर मुख्तार अंसारी जिंदा रहते तो करीब 1 दर्जन ऐसे मामले थे जिनमें उनको सजा होनी लगभग तय मानी जा रही थी। तो आप ये समझिए कि अदालतों के अंदर जब उनके ऊपर शिकंजा कसा, राज्य सरकार ने शिकंजा कसा, तो हालात धीरे से बिल्कुल बदलते गए। मुख्तार अंसारी लगभग 15 से 18 साल से जेल के अंदर है। पहले वो गाजीपुर जेल थे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में रहे, लेकिन हमेशा जो उनकी एक सल्तनत थी, जो उनका रुतबा था, जो उनका दबदबा था, वो जेलों के अंदर देखने को साफ तौर पे मिलता था। कहा यह जाता है, जैसे गाजीपुर जेल के ही बारे में कहा जाता है कि वहां पर बाकायदे मुख्तार अंसारी तालाब खुदवा लिया था। वहां पर जो आशुतोष, जो आप चर्चा कर रहे हैं कि योगी सरकार में किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन और पिछले 17-18 महीने में ज्यादातर हुआ है, दर्शकों को यह जरूर बताना चाहिए कि 1986 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था। उसके करीब 8-9 साल बाद उसे टिकट मिलता है, उसका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। 2005 से वो लगातार जेल में बंद है। एक मुकदमे में उसे सजा नहीं सुनाई जाती है। किस तरीके से उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, यह बताने के लिए काफी है। मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पिता की मौत के बाद बेटे उमर अंसारी ने बड़ा आरोप लगाया है, मौत के पीछे गहरी साजिश है। उमर अंसारी ने यह बात कही है और यह कहा है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया, धीमा जहर दिया जा रहा था। मुख्तार को 19 तारीख को खाने में जहर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपों में कितना दम है, ये सब कुछ जांच के बाद तस्वीर साफ हो सकेगी। और आपको यह भी बता दें कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के भी ऑर्डर इस पूरे मामले में किए गए हैं बांदा के डीएम के द्वारा। लेकिन पहले सुनिए उमर अंसारी ने क्या कुछ कहा। लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल है, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन 100 को सपोर्ट करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया। क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी। क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल है, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन 100 को सपोर्ट करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया। 100 को देखकर किसी तरह का संदेह। देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा, और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है।
मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को आप सुन रहे थे, लेकिन आरोपों में कितना दम है? उमर का यह कहना कि आईसीयू से सीधे जेल में तन्हाई बैरक में क्यों शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि पहले वार्ड में शिफ्ट किया जाना चाहिए था। ये सारे आरोप अब जांच का विषय हैं और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी तो उसमें इन सारे पहलुओं पर भी जांच होगी। लेकिन मोहम्मदाबाद, जो कि मुख्तार अंसारी का घर, उसका इलाका, वहां पर लोगों का माहौल क्या है? लोगों की भीड़ जुटनी वहां पर शुरू हो गई है, लोग मुख्तार के घर पहुंच रहे हैं। और देर शामी जब ये खबर आई थी तो रात में सैकड़ों लोगों की भीड़, जो बड़ा फाटक कहा जाता है जिसके जो मुख्तार के घर को, वहां पर लोग पहुंच गए थे। मुख्तार के घर पहुंचे लोगों ने यह कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए वो जनाजे में शामिल होंगे। सुनिए लोगों ने क्या कुछ वहां पर प्रतिक्रियाएं दी। अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिला, मगर यह है कि हम लोग जनाजे में शामिल होंगे, चाहे प्रशासन रोके या कुछ भी करे। यह धार्मिक आस्था है, हम लोग एक साथ जनाजे की नमाज। यहाँ के लोग अगर जनाजे की नमाज में शामिल होते हैं तो वो कितना शांतिपूर्ण रहेगा या क्या? बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। यहाँ सौदा हमेशा बना रहता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। पूरा एरिया सन्नाटा पड़ा है। सब लोग उनके जिस तरह से उनके द्वारा या उनके परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था कि जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है, उससे आप लोग कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? वो तो सही है, उसमें तो जरा सा भी कोई गलत है ये नहीं। सीधे मनीष का रुख कर लेते हैं, बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, दो बातें, एक तो अपडेट कोई, क्योंकि आप देखिए घड़ी में 8:06 हो चुके हैं, तो पीएम को लेकर कोई अपडेट। और दूसरी बात, उमर अंसारी ने कहा है कि भाई आईसीयू से पिछली बार क्यों सीधे तन्हाई बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था, स्लो पॉइजन का आरोप एक बार फिर से उमर अंसारी लगाते नजर आए। ये सब कुछ जांच का विषय है और एसओपी है, उस एसओपी के तहत मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिसके बाद ये सारी तस्वीर साफ होगी कि किन आरोपों में कितना दम। देखिए राकेश, अभी एसडीएम पहुंचे हैं, वो भी मजिस्ट्रेट हैं इसमें। अभी हाथ में लेटर भी है उनके, जो उन्हें मजिस्ट्रेट बनाया गया उसका लेटर लेकर वो पहुंचे हैं और अभी सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे और वहां पर वो प्रोसेस संपन्न कराएंगे, शुरू कराएंगे, स्टार्ट कराएंगे। 2 घंटे इस प्रोसेस में लगेंगे। तो ये ताजा अपडेट अभी का है। एसडीएम अभी गाड़ी से पहुंचे हैं, पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। एसएसबी को तैनात इस वजह से किया था ताकि सुरक्षा को लेकर कोई सवाल खड़े न हो। क्या उमर अंसारी भी मौजूद है मनीष वहां पर? मुख्तार अंसारी के कई सारे सपोर्टर हैं जो रहते हैं। उमर अंसारी पहुंचे नहीं है, लेकिन जानकारी मिल पाई। ठीक है मनीष, मैं आपके पास आता हूं। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, आशुतोष बोलिए। बात का ये कालीबाग का कब्रिस्तान है, यहाँ पर भी कब्र खोदने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। कब्र की बाकायदे नाप ले ली गई थी पहले ही, और अब आप देखिए तस्वीरों में कि जो कब्र खोदने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर ली गई है। सबसे पहले एक यहाँ पर एक नाप लिया गया है, बाकायदे उसकी बाउंड्री वॉल तय की गई है और उसके बाद बाकायदे फावड़े के जरिए यहाँ पर जो कब्र है वो खोदी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि 6.25 फीट ये लंबी कब्र है, इसके अलावा 3.25 फीट के आसपास चौड़ी है और लगभग 4 से 5 फीट गहरी कब्र है। तो अब लगभग 4 से 5 घंटे इस कब्र को खोदने में जो कब्र को खोदने में वक्त लग सकता है। और अब जो कब्र को फिलहाल जो खोदने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई और आप देखिए कि जो फावड़ा है वो चलना शुरू हो गया है। तो यानी जिस पल का इंतजार है कि उनका जो शव है कब यहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद वो यहाँ पर उनको सुपुर्दे खा किया जाएगा। अगर इस कब्र की बात करें तो इस कब्र के ठीक सामने, अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो इस कब्र के ठीक सामने इनके जो पिता है उनकी कब्र है और उस कब्र के ठीक पीछे ये जो मुख्तार अंसारी की कब्र है वो यहाँ पर खोदी जा रही है। सामने देखिए आप, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि पूर्व चेयरमैन सुभानुल्लाह अंसारी मरहम पुत्र मोहम्मद कासिम अंसारी पुत्र मोहम्मद अब्बास, यानी मुख्तार अंसारी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको इसी कालीबाग के कब्रिस्तान में दफन किया गया है। और इस कब्र के ठीक बगल में, यानी जो मुख्तार अंसारी के जो पिता है उनके ठीक बगल में ही जो ये कब्र आपको देखने को मिल रही है, जो मिट्टी की कब्र है सिर्फ, ये इनकी माता की कब्र है। और अब जो कब्र को यहाँ पर अब जो कब्र है यहाँ पर उसकी खुदाई शुरू हो गई है। बाकायदे फीते के जरिए इसकी नाप भी ली जा रही है और जो कब्र खोदने के जो खोदने वाले एक्सपर्ट होते हैं उनको यहाँ पर जो पैतृक जो कब्र खोदते हैं उनको बुलाया गया है और अब जो कब्र है वो खोदी जा रही है। तो निश्चित तौर पे आज का जो दिन है वो मोहम्मदाबाद के लिए बेहद गमगीन करने वाला है, क्योंकि मोहम्मदाबाद से ही का एक गहरा नाता
माता रहा है, जन्मभूमि भी रही है अंसारी परिवार की, और अब उनके जो पैतृक कब्रिस्तान है वहां पर अब यहाँ पर उनकी कब्र खोदी जा रही है। हालांकि लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। फाटक से लेकर कब्रिस्तान तक जो लोग हैं वो अपने महरूम नेता को अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं कि उनका जो शव है कब यहाँ पर पहुंचेगा। और इसे लेकर देखिए आप पूरे कब्रिस्तान में जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो मुख्तार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। चूंकि कानून व्यवस्था का भी एक मसला है, इसके साथ साथ जो कब्र खोदने में जो काम होगा उसमें भी कहीं न कहीं व्यवधान न पड़े, इसके मद्देनजर अब जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाने की अपील की जा रही है। राकेश, आप जिक्र कर रहे थे मुख्तार अंसारी के पिता को लेकर, वो लंबे समय तक वो भी राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन उनकी इमेज काफी साफ सुथरी रही है। और इनफैक्ट अगर ये कहें कि मुख्तार अंसारी के पिता तक की अगर हम बातचीत करें, उससे पहले की जो पीढ़ियां रही हैं, यानी दादा की बात कर लें और या फिर उनके माँ के परिवार से अगर उनके नाना की बातचीत कर लें, तो काफी शानदार ये परिवार रहा है। एक गौरव करने जैसी गाथा रही है कि दादा स्वतंत्रता सेनानी, नाना आर्मी में रहे, ब्रिगेडियर रहे, उन्हें महावीर चक्र तक से नवाजा गया। पिता की एक काफी साफ सुथरी इमेज रही, राजनीति में वो सक्रिय रहे। मुख्तार अंसारी भी बाद में राजनीतिक तौर पर सक्रिय होता है, लेकिन मुख्तार अंसारी उस इमेज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। मुख्तार अंसारी डिरेल हो गया। मुख्तार अंसारी के नाम दर्जनों केस हो गए, इस समय 65 केस उसके खिलाफ दर्ज है। एक क्रिमिनल बैकग्राउंड हो जाता है, ये अलग बात है। कुछ लोगों के बीच में मुख्तार अंसारी की छवि रॉबिन हुड जैसी बनाई गई है या बनी हुई है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी का जो परिवार है उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन उस गौरवशाली इतिहास को कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी ने एक तरीके से बड़ा धक्का दिया, क्योंकि जिस तरीके से 1985 के बाद से उनका जो आपराधिक इतिहास है वो लगातार बढ़ता गया। जराइम की दुनिया में जो उनका नाम था वो धीरे धीरे जो उनका कद था वो बढ़ता गया। न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरहद के बाहर दिल्ली हो, पंजाब हो, इसके अलावा मुंबई हो, यहाँ तक जो उनका आर्थिक साम्राज्य है वो फैलता गया। उनके जो समर्थक थे, उनके जो गुर्गे थे, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे, और इसी के बाद से जो उनका रुतबा था, दबदबा था, वो बढ़ने लगा। हालांकि बाद में 1990 के बाद से उनका जो रुझान था वो राजनीति की तरफ आया, और इसके बाद हम देखते हैं कि मऊ सदर से वो लगातार 5 बार विधायक रहे। सत्ता किसी भी पार्टी की उत्तर प्रदेश में रही हो, लेकिन मऊ और मोहम्मदाबाद में जो सिक्का था वो अंसारी परिवार का ही सिक्का चलता था, और उसकी सबसे बड़ी वजह थे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी वो शख्स थे जिन्होंने पूरे परिवार को बांध रखा। देखिए मुख्तार अंसारी के साथ साथ जो उनके बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो उन्होंने 10 बार चुनाव लड़ा और 10 बार में से वो 7 बार उन्होंने जीत हासिल की। तो आप ये समझिए कि बगैर जन समर्थन के ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। ये कहीं ना कहीं भले ही कुछ लोग समर्थन का अंदाजा तो इस बात है कि मोदी लहर में भी मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोग जीतते रहे हैं। मऊ की सीट से आशुतोष, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है कि मुख्तार अंसारी का परिवार आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर सकता है, और ये अर्जी इसलिए दायर होगी कि अब्बास अंसारी को पैरोल दिया जाए, क्योंकि अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में है। अब्बास अंसारी जनाजे में शामिल हो जाए, सुपुर्दे खाक किया जाए, उस दौरान वहां पर मौजूद रहे, इसलिए पैरोल की अर्जी दाखिल की जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। पिता मुख्तार के जनाजे में शामिल होने की मांग इस अर्जी के द्वारा की जाएगी। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा था जब मुख्तार अंसारी के परिवार का बैकग्राउंड ऐसा है कि उस पर कोई भी इस देश का आम नागरिक गौरव करे। दादा स्वतंत्रता सेनानी, नाना आर्मी में ब्रिगेडियर, महावीर चक्र तक से नवाजा गया। पिता की राजनीतिक तौर पर साफ सुथरी छवि रही है, लेकिन ये आगे चलकर इस तरीके से डिरेल होते हैं कि मौजूदा दौर में पूरा मुख्तार अंसारी का खानदान वो एक तरीके से निशाने पर है अलग अलग एजेंसियों के। मुख्तार अंसारी पर खुद पर 65 केस दर्ज थे। अफजाल अंसारी जो कि बड़े भाई, जो कि फिलहाल सपा के उम्मीदवार भी है लोकसभा चुनाव में, 7 केस दर्ज। सिकबतुल्ला अंसारी मुख्तार का एक और भाई, 3 केस दर्ज। अफशाह अंसारी पत्नी जो कि फरार है, उस पर 11 केस। अब्बास अंसारी जिसके पैरोल के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की जानी है, उस पर 8 केस दर्ज है। उमर अंसारी जो कि फिलहाल बांदा में मौजूद है, छोटा बेटा है मुख्तार अंसारी का, उस पर 6 केस दर्ज है। निखत बानो जो कि बहू है, उस पर 1 केस दर्ज है। यानी एक समय तक, एक टाइम फ्रेम तक परिवार ऐसा जिस पर कोई गौरव करे, लेकिन एक फ्रेम के बाद मुख्तार अंसारी जब से परिवार की बागडोर संभाली तब से डिरेल हो गया, क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया। लोग जरूर कुछ साथ रहे, लेकिन एक बड़े
सबके में आतंक भी उसके नाम का खौफ भी जरूर फैलता रहा है। इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सीधे बांदा का रुख कर लेते हैं। मनीष, आपको रोकना पड़ा था, जानकारी दीजिए, क्या उमर अंसारी 8:15 घड़ी में बच चुके हैं? क्या उमर अंसारी वहां पर पहुंच चुका है? क्योंकि उमर अंसारी के पहुंचने के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू होगी। एसडीएम तो पहले पहुंच चुके हैं, जो आपने बताया। देखिए राकेश, जो जानकारी मिल पाई है 8:30 तक उमर अंसारी यहां पहुंच जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होगी, वो स्टार्ट होगी। मजिस्ट्रेट सारे आ गए हैं, डॉक्टर्स का पैनल भी अंदर मौजूद है। कुल 9 लोग वहां पर रह सकते हैं, जिसमें कुछ मजिस्ट्रेट और बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। वीडियोग्राफी पूरी प्रोसेस की कराई जाएगी, ताकि जो सवाल उठा रहे हैं उमर अंसारी, अगर जरूरत पड़े तो वहां से फैक्ट लिए जा सकें। सवाल उठा रहे हैं और जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, एसओपी जैसा कि आपने बताया भी, मजिस्ट्रेटी जांच का होता है, वो मजिस्ट्रेट की जांच की जो ऐलान है वो जिलाधिकारी के स्तर पर कर दिया गया है। वो कमेटी बना दी गई है और वो सारे फैक्ट जुटाएगी। जेल से लेकर अस्पताल तक क्या क्या चीजें घटित हुई, एक एक पहलू की जांच की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी सर्विलांस में मुख्तार अंसारी था, उसकी हर एक्टिविटी की मॉनिटरिंग डीजीपी कंट्रोल रूम से हुआ करती थी। डीजी जेल में जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां पर जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, वो हर वक्त मुख्तार अंसारी पर नजर रखा करते थे। तो जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हिसाब से, देर शाम को वो जो बाथरूम बना हुआ था वहां पर गिरा था, जिसके बाद उसे आनंद फान में यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया गया। तो हर एक चीज कैमरे की निगरानी में है। तो ऐसे में आरोप कहाँ फिट बैठते हैं, कहाँ वो गलत साबित होते हैं, ये सारी जो मजिस्ट्रेट की जांच हो रही है, ये सारे फैक्ट, ये सारे पहलू उस जांच में साफ हो जाएंगे। लेकिन अभी प्रोसेस शुरू हो गई है। हाई कोर्ट में भी अब्बास अंसारी को एक एप्लीकेशन लगानी है, वकील के जरिए वो एप्लीकेशन लगाई जाएगी। 10 बजे लगभग वकील वहां पहुंचेंगे, वो एप्लीकेशन लगाएंगे और पैरोल मांगेंगे। चूंकि मुख्तार अंसारी के जनाजे में, मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में अब्बास को शामिल होना है, ऐसा अदालत से आग्रह किया जाएगा। अब वो शामिल हो पाता है नहीं, वो अदालत को तय करना है। और अगर अदालत अनुमति देती है तो क्या तय समय में वो गाजीपुर पहुंच जाएगा और क्या परिवार अब्बास के लिए रुकेगा, ये परिवार को तय करना है। लेकिन 8:30 बजे उमर अंसारी यहां पहुंच जाएगा। अफजल अंसारी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अफजल अंसारी से जब बीती 3 दिन पहले जब वो हॉस्पिटल आए थे मुख्तार अंसारी को देखने, तो उनकी बातचीत हुई थी, एकदम निश्चिंत दिखाई दिए थे। लापरवाही के सवाल पर बोले थे कि अभी तक इलाज में उन्हें कोई लापरवाही नजर नहीं आई। तो ऐसे में उमर के आरोप और अफजाल का जो कहना था, उसमें दोनों चीजों को उनको भी परखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा बड़ी चीज ये है कि देखिए यहां पर बांदा में मुख्तार के सपोर्टर भी बहुत हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसी स्थिति न बन पड़े राकेश, जो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे, उसके लिए खासतौर पर इंतजाम पहले कर लिए गए थे। पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया गया है, यूपी पुलिस के जवान भी यहां पर लगे हुए हैं। पूरा जो सब कुछ कार्रवाई चल रही है वो पुलिस की निगरानी में चल रही है, कैमरे की निगरानी में चल रही है। और यहां से जब बॉडी को रवाना किया जाएगा तो उमर अंसारी को सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद एम्बुलेंस से यहां बॉडी जाएगी, तो उसके साथ भी काफिले में पुलिस का पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद रहेंगे। गाजीपुर में पहले से तैयारी कर ली गई है, सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, बांदा से लेकर गाजीपुर तक। और जहां जहां से रूट निकलेगा वहां के जो थानाधिकारी हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। ठीक है मनीष, आपको रोकता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती ने भी बयान दिया है और ये कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि मुख्तार की मौत का सही जो तथ्य है सामने आ सके। और मुख्तार अंसारी ने अपना पॉलिटिकल करियर अगर शुरू किया था और सबसे पहले किसी पार्टी से टिकट मिला था तो वो बसपा से ही टिकट मिला था 1996 में। 1986 में पहला केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ था। उसके करीब 10 साल बाद आशुतोष मुख्तार के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। जांच होनी चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है, क्योंकि कस्टडी में किसी की मौत होती है, किन वजहों से हुई, इसकी पुख्ता जानकारी आनी चाहिए सामने। और इसीलिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर भी दिए गए हैं, जिसकी मांग मायावती कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मायावती का बयान, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और देखिए चुनाव का समय है, अलग अलग तरीके के एलिगेशन जो कि देर रात से ही लगने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कई नेताओं ने कहा कि यह सब कुछ मिलीभगत के चलते हुआ है, एक गहरी साजिश है। आप देखिए अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं। 12 तस्वीरें हैं अलग अलग जिलों की, मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, झांसी, अयोध्या, आजमगढ़ की तस्वीरें, कासगंज, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़। देर रात से लेकर सुबह तक हर जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस की नजर है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किस तरीके से है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से ऑन द टोज है, और इसलिए कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनी रहे। आज शुक्रवार है, जुमे का दिन है, इस लिहाज से भी डीजीपी ऑफिस से ये आदेश जारी किए गए हैं कि खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस सतर्क रहे,
नजर बनाई रखी जाए।